अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो नया टॉपिक क्या है वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। देखें फैमिली से क्या मुराद है और केमिस्ट्री में इसकी क्या अहमियत है। तो बेटा फैमिली हम ऐसे एलिमेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं जो एक जैसा केमिकल बिहेवियर शो करते हैं। देखें जैसे हम सबकी एक फैमिली है, हम सब किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और हर फैमिली के कुछ कॉमन ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सभी फैमिली मेंबर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे अराई फैमिली है, जट फैमिली है, शेख फैमिली है। हर फैमिली के कुछ ट्रेडिशनल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हर फैमिली मेंबर जो है वो फॉलो करता है। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो एक जैसा केमिकल बिहेवियर शो करेंगे, उनकी करेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी, ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को बेटा क्या बोला जाएगा? फैमिली बोला जाएगा। तो आए फैमिली को डिटेल में समझते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज को डिस्कस भी करेंगे। तो फैमिली क्या है? तो बच्चों फैमिली एक ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है, a group of elements which share some common chemical properties। एक ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जिनकी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। यहाँ पर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर भी होता है और बहुत सारे फैक्टर्स पर भी होता है। उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो बहरहाल फैमिली का इंट्रोडक्शन क्या है कि फैमिली एक ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को बोला जाता है जो सभी एलिमेंट्स उस ग्रुप के अंदर पाए जाएंगे, उनकी केमिकल बिहेवियर और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, तो ये फैमिली का डेफिनेशन है। तो वन बाय वन हम कुछ फैमिलीज को, इंपॉर्टेंट फैमिलीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली फैमिली जो मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने वो है अल्कली मेटल्स। बेटा अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? ठीक है, अल्कली मेटल्स ये बेटा पाए जाते हैं ग्रुप वन में। ग्रुप वन के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। कौन कौन से? उनके नाम और सिंबल क्या हैं? ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। बेटा इन 5 एलिमेंट्स को जो कि ग्रुप वन के अंदर पाए जाते हैं, इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है। इनको क्यों अल्कली मेटल्स बोलते हैं? इनको अल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इन अल्कली मेटल्स का, एम से मुराद अल्कली मेटल्स का, बच्चे हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर से रिएक्शन करने पर ये अल्कली प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करेंगे? अल्कली। अल्कली किसको बोला जाता है? जितनी भी बेटा वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस, ऐसी तमाम बेसिस जो पानी के अंदर हल हो जाती हैं, उन तमाम बेसिस को बेटा अल्कली बोला जाता है। ठीक है, अब बेस की पहचान कैसे करेंगे? आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कि बेस के पास क्या होता है? OH नेगेटिव आयन होता है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास OH नेगेटिव आयन होगा बेटा उसको हम बेस बोलेंगे, और ऐसी बेस जो वाटर में सॉल्युबल होगी बेटा उस बेस को क्या बोला जाएगा? अल्कली बोला जाएगा। तो ये आपके सामने मैंने 5 जो एलिमेंट्स लिखे हैं, जब इनमें से किसी एलिमेंट का वाटर के साथ आप बच्चे रिएक्शन करवाओगे इट विल प्रोड्यूस एन अल्कली। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं सोडियम का अगर रिएक्शन करवाऊं वाटर के साथ तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बचे क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक वाटर सॉल्युबल बेस यानी कि अल्कली है। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन कैसे होता है, होगा ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा और ये कन्वर्ट ऑक्सीजन हो जाएगा O-2 में। और ये O-2 बेटा रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, जब ये O-2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इट विल प्रोड्यूस OH-। ठीक है, तो ये OH- फिर कंबाइन किसके साथ होगा, सोडियम के साथ, और क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम ने जाहिर बात है ऑक्सीजन की रिडक्शन करवाई है, तो सोडियम की खुद क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर सोडियम पर चार्ज क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन के बाद सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में, सोडियम आयन में। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन यहाँ से रिड्यूस हुआ है, ये ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ। वाटर से बेटा क्या प्रोड्यूस हुए, OH-, और ये OH- और सोडियम आयन किसमें कन्वर्ट हो गए मिलकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनेगी ये वाटर के अंदर बेटा क्या होती है, सॉल्युबल होती है, इस वजह से इसको हम अल्कली बोलेंगे। यानी कि ये जो आपके पास सोडियम है ये अल्कली मेटल है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करने पर अल्कली बना रही है। इसी तरीके से बाकी भी ऐसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करने पर अल्कली प्रोड्यूस करेंगे। जैसे लिथियम का है तो LiOH, ठीक है, पोटेशियम KOH, रुबिडियम RbOH, सीरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे अल्कलीज हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इनके एक और कॉमन करैक्टर की बात करूं तो वो क्या है, वो ये है, इसको आप नोट कर लें, देख लें। वो क्या है, वो ये है कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, ये जो अल्कली मेटल्स हैं इन सब के वैलेंस शेल में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये जो केटाइन बनाएंगे यानी कि पॉजिटिव आयन जो ये बनाते हैं, चूंकि मेटल्स हैं पॉजिटिव आयन बनाएंगे बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पॉजिटिव आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि उस पर चार्ज कितना होगा, +1 होगा। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का लूज करके पॉजिटिव आयन कैटाइन बनाते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि चार्ज कितना होता है, +1 होता है। इसके अलावा अल्कली मेटल्स दे आर सॉफ्ट, बहुत नरम होती हैं, एंड कैन बी कट विथ नाइफ। इनको आप छुरी के साथ काट सकते हैं। इनको छुरी के साथ क्यों काट सकते हैं, वो इसलिए काट सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होता है, ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, अब मेटेलिक बॉन्डिंग वीक क्यों होता है, ठीक है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होने के दो फैक्टर्स हैं, लेकिन वो दो फैक्टर्स अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अल्कली मेटल्स की। पर आप इतना ध्यान में रखें, सॉफ्ट होते हैं और इनको आसानी से हम छुरी के जरिए काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें वो वीक मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो ये है अल्कली मेटल से रिलेटेड। तो अब हम नेक्स्ट फैमिली की तरफ चलते हैं, और वो नेक्स्ट फैमिली कौन सी है, वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दिस इज द सेकंड फैमिली। बेटा इस फैमिली का ताल्लुक है ग्रुप नंबर 2 से, और इसमें 5 एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और पे।
इन 5 एलिमेंट्स को बच्चों हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये जो अल्कलाइन वर्ड है बेटा ये निकला है अल्कली से, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो इनमें से सारे तो नहीं, लेकिन इनमें से सारे तो नहीं, लेकिन कुछ इनमें से वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या प्रोड्यूस करेंगे? अल्कली प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो अल्कलाइन का वर्ड है ये अल्कली से निकला है। और इनका इनमें से भी कुछ, जैसे कि ये बेरिलियम और मैग्नीशियम का नहीं, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो ये प्रोड्यूस करते हैं अल्कली। ठीक है, ये अल्कली प्रोड्यूस करेंगे। अल्कली मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ऐसी वाटर सॉल्युबल बेसिस उनको हम अल्कली बोलते हैं, जितनी भी वाटर सॉल्युबल बेसिस होती हैं। ठीक है, और जो बेसिस पानी के अंदर हल नहीं होती उनको सिंपली हम बेसिस बोलते हैं। तो ये सारे जो आपके पास मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सारे बेसिस बनाते हैं, लेकिन सिर्फ ये 3 जो है ना बेटा, ये अल्कली बनाएंगे, वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाएंगे। ये भी बेसिस बनाएंगे, लेकिन इनके बेसिस पानी में हल नहीं होते, इस वजह से उनको सिंपली हम बेसिस बोलते हैं। तो अल्कलाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करने पर अल्कली प्रोड्यूस करते हैं। और अर्थ क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि बेटा इनके कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा तादाद में आपको ज़मीन से मिलते हैं। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेटल्स हैं ये आपको ज़मीन से हासिल होंगे इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। ठीक है, ये अपने कंपाउंड्स की शक्ल में ज़मीन में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट में ये हमें नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से ये अर्थ का वर्ड इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके बहुत सारे कंपाउंड्स आपको ज़मीन से हासिल होते हैं, ये हमें फ्री स्टेट के अंदर नहीं मिलते। एक बात मैं अल्कली मेटल्स में बताना भूल गया कि अल्कली मेटल्स भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कंपाउंड्स की शक्ल में पाए जाते हैं, लेकिन अल्कली मेटल से ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल से कम रिएक्टिव होते हैं। वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 2। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये भी पॉजिटिव आयन बनाएंगे, क्योंकि मेटल्स हैं, पॉजिटिव आयन बनाएंगे, लेकिन उस पॉजिटिव आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि चार्ज कितना होगा? +2 वाला चार्ज, +2 चार्ज वाला आयन बनाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसके अलावा फिर हम तीसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं अब, और वो तीसरा ग्रुप कौन सा है? वो तीसरा बेटा ग्रुप है ट्रांजिशन मेटल्स। So now we will discuss transition metals. ट्रांजिशन मेटल्स पाए जाते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 वाले जो एलिमेंट्स हैं बेटा, इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें आपके पास 4 सीरीज हैं, 4 सीरीज हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। ठीक है, 4 सीरीज हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। कौन कौन सी हैं? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। तो ये 4 सीरीज हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, 3D, 4D, 5D और 6D। इनको बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोला जाता है। लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट से क्या मुराद है। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके आखिरी वाले
इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, डी सब शेल में ऑर्बिटल में जाते हैं आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन, तो उनको बेटा बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब 3D सीरीज से क्या मुराद है कि इस सीरीज में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनके आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे। इनमें वो एलिमेंट्स आएंगे जिनके आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन 4D सीरीज में 4D ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे। इस सीरीज में 5D ऑर्बिटल में जाएंगे और इस सीरीज में वो एलिमेंट्स होंगे जिनके आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन 6D सीरीज में 6D ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने 3D सीरीज का एक एलिमेंट, दो एलिमेंट्स लेता हूँ। ये जो 3D सीरीज है ये 4th पीरियड में पाई जाती है। ठीक है, 3D सीरीज के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ज़रा देखें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। दिस इज बेटा 3D सीरीज। ठीक, दिस इज 3D सीरीज। अब इन 3D सीरीज में मैं दो एलिमेंट्स को डिस्कस करूंगा और कुछ प्रॉपर्टीज आपको ट्रांजिशन मेटल्स की समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम डिस्कस करते हैं, ये पहले दो एलिमेंट्स को ले लेते हैं, स्कैंडियम को ले लेते हैं। क्या स्कैंडियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 21। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। ठीक है, इसके अलावा टाइटेनियम को देखें आप, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो वो क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों एलिमेंट्स में आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया है, 3D ऑर्बिटल में। तीसरा शेल है और डी उसका ऑर्बिटल है। इसके आप देखो आखिरी जो डी ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर जो 3D है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर आपने या बात एक याद रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर ये जो 4s और 3D है, 4s और 3D, इनमें एनर्जी गैप बहुत लो होता है, लो एनर्जी गैप। तो इस लो एनर्जी गैप की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन 4s से भी लूज हो सकता है और 3D से भी लूज हो सकता है, दोनों से इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है। यानी कि ये दोनों ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोथ 4s एंड 3D ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। दोनों ऑर्बिटल्स 4s और 3D ऑर्बिटल दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, यानी कि इन दोनों से इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं। और अगर इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं तो बेटा इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि इनके ऊपर आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन जो चार्ज आएगा, वो बच्चे आपको वेरिएबल देखने को मिलेगा। ठीक है, बदलता हुआ देखने को मिलेगा। कैसे, जरा देखिए। फॉर एग्जांपल अब ये अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम जो है इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन 3D से भी लूज कर सकता है और 4D से भी लूज कर सकता है। तो बेटा अगर 3D से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहां पर मैं 3D लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन 3D से लूज कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन 3D से लूज कर रहा है, ठीक है, तो बेटा स्कैंडियम पर चार्ज कितना आएगा, +1 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर। और अगर 4s से भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और 3D से भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, दूसरा केस डिस्कस कर लें। स्कैंडियम, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन 3D से एक इलेक्ट्रॉन फर्ज कर लें इसने लूज किया और 4s से भी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो क्या होगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो स्कैंडियम पर चार्ज कितना आएगा, +2।
इसी तरीके से एक तीसरी सूरत हाल ये है कि ये जो स्कैंडियम है बॉन्ड बनाने के लिए ये 3D से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और 4s के भी दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो टोटल में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर चार्ज कितना आएगा? +3। तो आप देख रहे हो बॉन्ड बनाने के लिए 3D का भी इस्तेमाल कर रहा है और 4s का भी इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप काफ़ी कम है। ठीक है, और इस वजह से जब ये मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ठीक है, क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम भी आपके सामने यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3D में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी वेरिएबल होंगी। ये कंपाउंड पे डिपेंड करेगा कि किस कंपाउंड में किस एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ है ट्रांजिशन मेटल, और उस हिसाब से वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करेगा। ठीक है, तो एक और चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस करते चलें कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं बेटा, इनके जो कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होते हैं। दे हैव कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ऑल दी कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड। ठीक है, अब क्यों कलर्ड होते हैं ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स? किस वजह से? ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अब ये डी ट्रांजिशन क्या होती है बेटा? अगर मैं बात करूं ना डी ऑर्बिटल की, तो ये जो डी ऑर्बिटल है ना बेटा, इसकी 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स। ठीक है, वो 5 टाइप्स कौन सी हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये जो 5 टाइप्स है ना डी ऑर्बिटल्स की, इनमें डी ट्रांजिशन होता है। डी ट्रांजिशन से मुराद क्या है कि एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन कौन सी लाइट का इस्तेमाल करता है बेटा? विजिबल लाइट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, कौन सी लाइट का? विजिबल लाइट का। और आपको पता है विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम छोटी क्लासेस में विबग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा ट्रांजिशन मेटल के केस में, जब वो कंपाउंड बनाता है, तो क्या होता है, इस डी डी ट्रांजिशन के लिए एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाने के लिए वो विजिबल लाइट का इस्तेमाल करता है। और जौन सी विजिबल लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा, जोन सी विजिबल लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा, जिस वेवलेंथ की विजिबल लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर उसके कंपाउंड में आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट की अगर बात करें, CuSO4, इसका बेटा कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ब्लू। किसकी वजह से ब्लू है? इस कॉपर की वजह से ब्लू है। ठीक है, तो कॉपर में कौन सा ट्रांजिशन होगा? डी ट्रांजिशन होगा। इसी तरीके से KMnO4, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन वाला चैप्टर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। इसके अलावा इसको आपने पढ़ा हुआ है बेटा हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, क्लास 10 में। तो पोटेशियम परमैंगनेट बेटा, इसका कलर क्या होता है? इसका कलर पर्पल होता है। तो ये पर्पल किस वजह से कलर शो कर रहा है? ड्यू टू डी ट्रांजिशन इन मैंगनीज।
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स। अब हम एक नए ग्रुप को डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लें। वो नया ग्रुप कौन सा है? ठीक है, वो नया ग्रुप है चैल्कोजेंस। तो चैल्कोजेंस किन को बोला जाता है बेटा? ये ग्रुप नंबर जो 16 है, ग्रुप नंबर 16, इसके एलिमेंट्स को चैल्कोजेंस बोला जाता है। कौन कौन से इसमें आते हैं एलिमेंट्स, जरा देखिए। इनमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लूरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। ठीक है, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं बेटा, इनको चैल्कोजेंस बोला जाता है। ठीक है, इनमें ज़्यादा जो डिस्कशन होगी ना चैल्कोजेंस के एतबार से, वो इसकी होगी, ऑक्सीजन और सल्फर की। अब देखें चैल्को का वर्ड क्या है, चैल्को का मतलब क्या होता है बेटा? चैल्को का मतलब होता है ओर्स, और जेंस दैट इज फॉर्मर, यानी कि पूरा मतलब क्या बन जाएगा? और फॉर्मर। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के, स्पेशली कौन से? ऑक्सीजन और सल्फर, ये बहुत सारी मेटल ओर्स की फॉर्मेशन करते हैं, मेटल्स ओर की फॉर्मेशन करते हैं। अब और क्या होता है? और बेटा एक ऐसा कंपाउंड होता है, अ कंपाउंड विच इज obtained from earth crust containing high percentage of metals। एक ऐसा कंपाउंड जो जमीन से हासिल होता है और उसमें मेटल का परसेंटेज काफी हाई रहता है, हाई होता है परसेंटेज, ऐसे कंपाउंड को हम बेटा ओर बोलते हैं। और फिर उस ओर से हम मेटल को अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10th क्लास में मेटलर्जी पढ़ी होगी, मेटलर्जी में आपने ओर्स का वर्ड लास्ट में सुना होगा। ठीक है, उसमें आपने ये 2 ओर्स पढ़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस ओर को बनाने में किसका रोल है? सल्फर का। इस ओर को बनाने में रोल किसका है? सल्फर का। ठीक है, जैसे ये देखें, ये भी एक और है जो हमें जमीन से हासिल होती है, इसको बनाने में किसका रोल है? ऑक्सीजन का। ठीक है, ये जरा देखें CO2O। ठीक है, तो जैसे एक और ले लेते हैं हम। ठीक है जी, तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी हैं। इन एग्जाम्पल्स में आप देखो, इस ओर को बनाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? सल्फर का। इधर भी सल्फर है, इधर भी ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनको चैल्कोजेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेसिकली ये ओर फॉर्मर होते हैं। जमीन के नीचे जो ज्यादातर ओर्स पाई जाती है ना मेटल्स की, उन मेटल की ओर्स में आपको काफी हद तक बहुत सारी ओर्स में, सब में तो नहीं, बहुत सारी ओर्स में आपको सल्फर और ऑक्सीजन नजर आएगा। इस वजह से इनके लिए चैल्कोजेंस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली खास तौर पर अगर मैं कॉपर की ओर्स की बात करूं, तो उनके लिए ये ज्यादा खास तौर पर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाकी सभी मेटल ओर्स के लिए भी हम अगर उनमें ऑक्सीजन और सल्फर है, तो हम उनके लिए भी चैल्कोजेंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चैल्कोजेंस वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल ओर्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली कॉपर की। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं। एक और एग्जांपल मैं मेरे ज़हन में आ गई, PBS। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। लेड का एक और है जिसको बनाने में इंपॉर्टेंट रोल सल्फर का है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैल्कोजेंस। ठीक है, अब हम एक नए ग्रुप की तरफ चलते हैं, नई फैमिली की तरफ, और वो फैमिली कौन सी है? हेलोजेंस। हेलोजेंस ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, और ये आपने 9th क्लास में पढ़े भी हैं। ठीक है, हेलोजेंस। तो हेलोजेंस कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा? हेलोजेंस बोला जाता है
ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनिसन आता है। ठीक है, इनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। पर्टिकुलरली जो पहले चार हैं इनको हैलोजेंस बोला जाता है। क्यों हैलोजेंस बोला जाता है? हैलो मीन्स सॉल्ट, जेन का मतलब अभी हमने पढ़ा फॉर्मिंग। तो ये ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो सॉल्टी नेचर के होते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, और 9th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे आयनिक कंपाउंड्स बच्चों सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे सॉल्ट फॉर्मिंग है। ठीक है, मतलब सॉल्टेड, जैसे बड़ा मशहूर कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। अब ये क्लोरीन किसका पार्ट है? हैलोजेंस का, ग्रुप नंबर 17 का। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, टूथपेस्ट में होता है कैल्शियम क्लोराइड। ये ऊपर वाला, इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। घर में अक्सर आपको टेबल पे पड़ा हुआ नजर आता है, खाने की टेबल पे, तो इस वजह से इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड टूथपेस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, सोडियम आयोडाइड एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोडियम आयोडाइड। तो ये बेटा आपके सामने कुछ कंपाउंड्स हैं, और ये कंपाउंड्स कैसे बने हैं? जब हैलोजेंस कंबाइन हुए बेटा किसके साथ? मेटल्स के साथ। तो चूंकि ये मेटल्स के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, इस वजह से बेटा इनको हैलोजेंस बोला जाता है। ठीक है, पहले चार ज़्यादा इनका ये करेक्टर है बनाने का, टेबल ये जो सॉल्ट्स बनाने का। ये जो बाहर वाले दो हैं एस्टाटीन और टेनिसन, ठीक है, ये सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन इनको इसी ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। प्रॉपर्टीज क्या मिलती जुलती हैं? जैसे इन सब के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर आसानी से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। इस वजह से ये बहुत जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन को वो जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे और अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, यानी कि ये आसानी से किसी भी दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हैलोजेंस। अगर इनमें एक और चीज़ को डिस्कस करें वो ये है कि ये जो पहले दो हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, ये बेटा गैसियस स्टेट में होते हैं दोनों। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है, और ये दोनों भी सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन सॉलिड स्टेट में है, ये बेटा लिक्विड स्टेट में है, और ये दोनों गैस स्टेट में है। ठीक है, तो लास्ट फैमिली को डिस्कस करेंगे, और वो लास्ट फैमिली कौन सी है? वो है नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस क्या होते हैं? तो बेटा जो ग्रुप नंबर 18 है, ठीक है, इनको हम नोबल गैसेस, ग्रुप नंबर 18। कौन कौन से इनमें एलिमेंट्स आ जाते हैं? ठीक है, पढ़ रखे हैं आपने, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिसन। ठीक है जी, ये जो एलिमेंट्स हैं आपके सामने, ये 7 एलिमेंट्स हैं जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। आपको पता है कि ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं करते। नो
compounds formation except some compounds of xenon। ठीक है, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं करते सिवाय एक इनमें से है जो कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है और वो है जीनोन। ठीक है, जैसे ये देखें कुछ जीनोन के कंपाउंड्स ये वाले एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये कुछ कंपाउंड है जीनोन, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन जीनोन के अलावा इनमें से कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इनका तो डुप्लेट, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, नियोन और आर्गोन, और क्रिप्टॉन का भी जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये स्टेबल है। जीनोन का भी नो डाउट ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जीनोन जो है ना बेटा, इसका एक तो एटॉमिक साइज बहुत लार्ज होता है और ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ये आगे आएंगी प्रॉपर्टीज, इनको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होता है, लो आयनाइजेशन एनर्जी, इस वजह से जीनोन इलेक्ट्रॉन बेटा लूज करके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेता है। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा तो ये भी तो हैं रेडॉन और ऑर्गेनिज्म, तो ये क्यों नहीं कंपाउंड बनाते? ये इसलिए बेटा कंपाउंड नहीं बनाते क्योंकि ये बेटा दोनों रेडियो एक्टिव हैं और ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इनके एटम्स अनस्टेबल होते हैं, तो इस वजह से ये कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फैमिलीज, तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।